हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एक और स्टेप आगे बढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने आप लोगों को सिखाया था SN1 रिएक्शंस क्या होती हैं और SN2। तो हमने अब तक जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे वो हम लोग देखे थे एल्काइल हैलाइड्स के अंदर। वो हेलोएल्केन्स थे, दैट मीन्स वहाँ पे हमने एरोमेटिक्स का यूज़ नहीं किया था, दैट इज़ बेंजीन का कोई भी एग्जाम्पल नहीं लिया गया था। इसका मतलब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं बेंजीन के लिए कुछ इंटरेस्टिंग हो जाती है, या कहीं यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो उसी के लिए आज हम देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स की जगह हम इनको एराइल हैलाइड्स भी कह सकते हैं। उन्हें हमने क्या कहा था? एल्काइल हैलाइड्स, जिन्हें हम कहेंगे एराइल हैलाइड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड्स। तो आज हम ये जानेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो एल्काइल हैलाइड्स में तो बहुत बढ़िया ढंग से होती है, लेकिन एराइल हैलाइड्स में जहाँ पर बेंजीन रिंग आ जाती है वहाँ पर ये क्यों नहीं हो पाती है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करें, जैसे हमारे पास R है, R1, R2, R3 और यहाँ पे हमने एक लिविंग ग्रुप बनाया था। सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई इनकमिंग ग्रुप था जिसको हमने न्यूक्लियोफाइल कहा था। तो हो क्या रहा था कि ये लिविंग ग्रुप और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके जुड़ेगा। अब कैसे भी जुड़े मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस बारे में हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। तो बेसिकली होना यह है कि इस कार्बन और लिविंग ग्रुप के बॉन्ड की बात है, चाहे SN1 हो या SN2 है, इस बॉन्ड को तो ब्रेक करना ही करना है। ठीक है, अब वो कैसे भी किया जाए, तो कार्बन और लिविंग ग्रुप के बॉन्ड को ब्रेक करने की बात है। इसका मतलब सारी चीज़ें जो डिपेंड करेगी वो कार्बन और लिविंग ग्रुप, यानी कि जो जाने वाला ग्रुप है उसके बीच के बॉन्ड्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अगर मैं बात करता हूँ बेंजीन के, तो बेंजीन में अगर मैं आपसे कहूँ क्लोरोबेंजीन, तो ये क्या है? RX एराइल हैलाइड है, तो ये है। तो इस बार हमें इस कार्बन और इस Cl के बीच के बॉन्ड के ब्रेक करने की बात करनी है, लेकिन होना तो क्या चाहिए था? हम ये कहना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल आता और ये Cl को यहाँ से हटा देता और खुद बॉन्डिंग कर लेता। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि जो हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के साथ जो Cl लगा हुआ है, उसने प्रॉब्लम ये क्रिएट करी है कि Cl के पास क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो ये गया रेजोनेंस में, ये डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा और ये हमारे पास बन गया डबल बॉन्ड Cl। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, तो 2 और डोनेट कर दिए तो बचे 4। और यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये ब्रेक किया हमने। कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन ने गेन कर लिए दोनों इलेक्ट्रॉन, तो दिखा दी 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज यानी कि गेन किया है। तो अब एल्काइल हैलाइड्स में ठीक था कि वहां पे जो बॉन्ड था वो एक सिंगल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है? रेजोनेंस की वजह से कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड कैसा हो गया है? डबल बॉन्ड। तो अब उसे ब्रेक करना आसान नहीं है, वो रेजोनेंस के थ्रू क्या हो गया है? स्टेबल हो गया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना पसंद नहीं करते। पहला रीजन तो ये है। सिर्फ एक ही रीजन नहीं है, काफी सारे रीजंस हम देखेंगे जिस वजह से वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। नहीं तो हम ज्यादा एनर्जी देते और बॉन्ड को ब्रेक कर लेते, बस फर्क क्या होता कि वो इजीली हो जाती, थोड़ी टफ हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, कई सारे और भी रीजन है जिस वजह से वो फेवरेबल नहीं होती है। तो चलिए समझते हैं। पहली बात क्लियर हुई। तो पहली बात का कंक्लूजन ये है कि पहली बात हम लोगों ने यहां से ये समझी है, इसको लिख लेते हैं हम। तो पहला पॉइंट हम कहेंगे, पार्शियल लिख लेना आगे से, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ
CX बॉन्ड, यहाँ पे मैंने Cl का एग्जांपल दे दिया था, तो कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है ड्यू टू रेजोनेंस। तो ड्यू टू रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। दूसरी बात, अब दूसरी बात समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात में अगर हम देखते हैं तो हमें काफ़ी सारे रीज़न मिलते हैं इसके। तो एक हमें मिल जाएगा इसके हाइब्रिडाइजेशन का कॉज। तो मैं एराइल हैलाइड बनाता हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास Cl और इसकी जगह हमने ले लिया एक R H H और ये X। तो ये है, ये एराइल हैलाइड है और ये क्या है, एल्काइल हैलाइड। ये है हमारा एराइल हैलाइड और ये है हमारा एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे कार्बन और Cl के बॉन्ड को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस कार्बन को देखो तो कितना हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, 1 सिग्मा और एक 1 सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है इसका, sp2। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp3। अब इस बात को ध्यान से सुनना, हो सकता है आप लोगों के लिए बातें नहीं हो। एक हाइब्रिडाइजेशन sp, एक sp2 और एक sp3। s परसेंटेज की बात करूं मैं या s करेक्टर की बात करूं तो जितना यहाँ s है उतना ही pb है। तो यहाँ पे s करेक्टर क्या है, 50% है। लेकिन यहाँ पे s करेक्टर क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ बढ़ गया है p करेक्टर। तो s करेक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो s करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। अब s करेक्टर क्या होता है, अगर s करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। इन बातों को लिख लेंगे, s परसेंटेज इंक्रीज, तो उससे क्या बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। स्फेरिकल होता है s, तो न्यूक्लियस के काफ़ी पास होता है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस को। तो जिसके अंदर जितना ज़्यादा s करेक्टर है वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो sp3 बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और sp2 क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं sp2, इसका मतलब यहाँ पे s करेक्टर क्या है, ज़्यादा है। तो ये कैसा नेचर होगा इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर इसका नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो ये क्या करेगा, देखो इनको इरेज कर देता हूँ मैं, सिग्मा बॉन्ड्स को। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसके अंदर s करेक्टर आ गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी आ गई है। तो ये कार्बन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। तो पुल करेगा तो वो जाने नहीं देगा, यानी कि बॉन्ड को ब्रेक होने नहीं देगा, ठीक है। तो जिस वजह से तो क्या लिखोगे, ड्यू टू s करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, और फिर क्या लिख सकते हो कि इट विल अट्रैक्ट द लोन पेयर, इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स पेयर, इट विल, या हेल्ड लिख लो, इट विल हेल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मोर टाइटली। समझ गए मेरी बात। तो क्या याद रखना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, करेक्टर समझा दिया मैंने, जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो s करेक्टर बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, अभी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कहीं भी जाने नहीं देगा, तो आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो तीसरी बात, दूसरी बात ये समझ गए आप। तो दूसरा कंक्लूजन ये था। अब थर्ड उसमें आते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट हम देखेंगे हिंड्रेंस या अनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल ग्रुप। अनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल आयन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो अनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल आयन का क्या मतलब है। अब देखो आपने कहा कि सर हमने पढ़ी है SN1 और SN2, एक बार मैं इसे SN1 से ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो SN1 में क्या होता है, पहले Cl चला जाता है, तो ये जो है हमारे पास क्लोरोबेंजीन, इसमें से आपने कहा सर Cl हटा दो पहले, मैंने कहा ठीक है बेटा आप हटा सकते हैं Cl, और इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये बहुत ही अनस्टेबल हो गया है। क्यों हो गया अनस्टेबल, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड जहां पर हो वहां पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड का नेचर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस पॉजिटिव का मतलब क्या है, बेचारे को इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस कार्बन को पहले से इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ऊपर से वहां पर डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो वो बेचारा तो कहीं का नहीं रहेगा कि एक तो उसके ऊपर डबल बॉन्ड करेक्टर था,
और ऊपर से आपने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी दे दिया, तो कितना सहेगा वो बेचारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड पे कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो ये फिनाइल रिंग क्या हो जाती है हमारी, अनस्टेबल हो जाती है, ठीक। तो आप ये समझ गए कि हम SN1 से भी नहीं जा सकते हैं। अब आपने कहा सर SN2 से ट्राई करते हैं। जब SN2 से आप ट्राई करने गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ऊपर वाला पॉइंट इरेज कर रहा हूँ। जब आप ट्राई करने गए SN2 से, तो जब आप SN2 से ट्राई करने गए तो आपको पता है वहां पे हमें Cl को हटाने की जरूरत नहीं है, वहां पे हम डायरेक्ट जिसको लेके आ रहे हैं उसको क्या कराएंगे, अटैक कराएंगे। लेकिन हमारे पास फिनाइल रिंग क्या होती है, काफ़ी बड़ी है, क्योंकि 6 कार्बन है, उसके 6 हाइड्रोजन है। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये बेंजीन रिंग क्या क्रिएट करती है, रिपल्शन क्रिएट करती है, ठीक है। तो वो क्या क्रिएट करेगी, यहाँ पर एक रिपल्शन क्रिएट करेगी। तो बेंजीन रिंग क्या क्रिएट करती है, रिपल्शन, जिस वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अप्रोच नहीं कर पाता है। तो रिपल्शन ड्यू टू फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग। आगे बात समझ में। तो क्या क्या रीजन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना देने के। पहला रीजन हम लोगों ने कहा कि जो हमारे एराइल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दे सकते, क्योंकि सारी बातें डिपेंड करती हैं कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच के बॉन्ड में। अब हमने देखा रेजोनेंस के थ्रू वहां पे एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो अब उसे ब्रेक करना आसान नहीं है, पहला रीजन। दूसरा रीजन हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन। हमने कहा कि जब सिंगल बॉन्ड है, जो हमारा कार्बन है वहां पर C और X वाला, जो C वाला कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है, sp2 यानी कि उसके अंदर S कैरेक्टर है। तो S कैरेक्टर है तो वो इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रेखा जाने नहीं देगा, तो आप ब्रेक नहीं कर सकते, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन हमने कहा अनस्टेबिलिटी। आपने कहा SN1, क्योंकि दो ही मेथड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, SN1 और SN2। तो आपने कहा SN1 से जाते हैं, तो मैंने कहा SN1 से जाओगे तो Cl को हटा दो, आपने कहा हटा देते हैं। अब जो कार्बोकेटाइन बना है, तो ये कार्बोकेटाइन क्या है, इस बार अनस्टेबल है, क्योंकि डबल बॉन्ड पे अगर कार्बोकेटाइन आता है तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड का नेचर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने का, और कार्बन पे प्लस चार्ज का मतलब है उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तीसरी बात क्लियर होगी। लास्ट वन इज रिपल्शन ड्यू टू फिनाइल रिंग, कि अगर आप SN2 से जाना चाहते हो, आप न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्ट अटैक करना चाहते हो, तो बेंजीन रिंग क्या है, काफ़ी बड़ी रिंग है, जो रिपल्शन क्रिएट करेगी, वो न्यूक्लियोफाइल को कभी भी उस कार्बन तक पहुंचने नहीं देगी। तो 4 रीजन होते हैं जिस वजह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल हैलाइड्स नहीं दे सकते, या बहुत कम देते हैं, बहुत कम देते हैं। जैसे ही मैंने इस बात कह दी है, यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स दे सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, चलिए उसे देखते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है अब यहाँ से कि क्या कैसे एग्जाम्पल्स हैं और कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम इनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कुछ हद तक तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हम ये डालेंगे। चलिए तो हम देखते हैं कि क्या उसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इसके लिए हम हेडिंग लिख लेंगे रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डायरेक्ट लिख लेते हैं रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि OH हमारे पास है जो ये काम कर सकता है। तो OH क्या होगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव होगा बेसिकली। तो OH नेगेटिव हमारा करेगा काम न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। तो उसको अटैक कराने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो इसमें देखो पहली रिएक्शन लिखते हैं हम। रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट समझिएगा क्योंकि सब दे नहीं पा रहे हैं, कुछ हैं जो एग्जाम्पल्स हमारे दे सकते हैं। ये हमारे पास Cl विथ 6 इलेक्ट्रॉन। क्या क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन हम लेंगे NaOH, टेम्परेचर रखा जाएगा 623 केल्विन, टेम्परेचर रखेंगे 623 केल्विन, और प्रेशर रखा जाएगा 300 atm। दूसरी कंडीशन, उसके बाद इसमें एसिड मिलाया जाएगा, अब वो कोई भी हो सकता है, तो हम एसिड को रिप्रेजेंट करेंगे H पॉजिटिव से। तो देखा ये गया कि ये बनाएगा यहाँ पर OH, बेसिकली OH आ गया तो NaCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी है। अभी हम इसके मैकेनिज्म समझेंगे कि क्या ऐसा हो पाया है और
कैसे ये कंडीशंस है, तो बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस रखी हमने, इतना हाई प्रेशर लगाया, इतना हाई टेम्परेचर, तब जाके ये बॉन्ड क्या हो पाए हैं, ब्रेक हो पाए हैं। तो हम क्या कंडीशंस चेंज कर सकते हैं कि ये तैयार हो जाए उस रिएक्शन को कराने के लिए आराम से, इतनी ज़्यादा हमें एफर्ट्स ना लगाने पड़े, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे हम इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक। तो इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने का तरीका होता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं, जैसे NO2, CN, COOH, CHO, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द reactivity of nucleophilic substitution of aryl halides. For example, ये है हमारे पास Cl। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पैरा पोजीशन पे एक NO2 ग्रुप लगा देता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। कंडीशंस, पहला हमारे पास NaOH, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देंगे अब 443 केल्विन, और दूसरी कंडीशन हमारी एसिड। तो आराम से ये रिएक्शन अब इस टेम्परेचर पे हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ पे है NO2। अभी मैकेनिज्म के थ्रू आप लोगों को समझाया जाएगा कि NO2 ऐसा क्या रोल इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर NO2 का, कि रिएक्शन जो हो रही है हमारी कम टेम्परेचर पे भी अब होने लगी है, ठीक है। तो ये पैरा का एक एग्जांपल हो गया, और एग्जांपल लिख लेते हैं इसके, फिर बताते हैं मैकेनिज्म। ये हमारे पास Cl, ये हमने लगा दिया ऑर्थो पर और एक पैरा पे। कंडीशन पहली वही कि इस बार हमारे पास NaOH, टेम्परेचर को अब थोड़ा सा और लो करेंगे और ये 368 केल्विन पे हो जाएगी अब, क्योंकि इस बार दो ग्रुप लग गए। सेकेंड स्टेप H पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा OH, ठीक है, और यहाँ पे हमारा NO2 और ये NO2। तो ये हो गया हमारा जब हमने ऑर्थो और पैरा बेस को रखा है, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें हम तीनों पोजीशंस पे इसको बना सकते हैं। लास्ट एग्जांपल हम लेने वाले हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है हमारे पास Cl, ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा, ये पैरा, ये मेटा और ये फिर से ऑर्थो। तो सब जगह ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमने लगा दिया है। इस बार NaOH के साथ हमें से सिर्फ NaOH के साथ भी नहीं, हमें सीधे सीधे इसको थोड़ा सा वार्म कर देंगे, हीट कर देंगे, किसके साथ, H2 के साथ। H2 में क्या होता है हमारे पास HOH, HCl बाहर, OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, OH, NO2, ये भी NO2 और ये भी NO2। तो इसका नाम लिख लीजिएगा, जाना जाता है किस नाम से, पिक्रिक एसिड, ठीक है। और ये एक्सप्लोजिव के लिए यूज़ किया जाता है, मेनली एक्सप्लोजिव्स में इसका यूज़ किया जाता है, मिलिट्रीज वगैरह में भी पिक्रिक एसिड। और क्या नाम होगा इसका, नेमिंग कर लेते हैं। बेंजीन के ऊपर OH को हम क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको हम पढ़ते हैं फिनॉल। यहाँ पे क्या पढ़ोगे, ये तो फिनॉल है, पैरा पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो, तो इसे क्या बोलोगे, पैरा नाइट्रो फिनॉल। इसे क्या बोलेंगे, पिक्रिक एसिड हो गया। नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। इसका नाम 1 2 3 4 5 6, तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो नेमिंग में आई होप आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे इनके नाम लिखोगे, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऐसे लिख सकते हो। तो पहले अच्छे से इन रिएक्शंस को लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। रिवाइज करें एक बार रिएक्शन फटाफट। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH में करानी है हमें, NaOH से इन प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन 300 ATM, और सेकंड कंडीशन उसमें थोड़ा सा एसिड मिला देंगे उसके बाद, तो हमारा फिनॉल बन जाएगा, यानी कि Cl हटेगा और क्या आ जाएगा, OH।
सब में ऐसा ही है, Cl हटना है, OH आना है, NaOH का काम यही है। लेकिन जैसे जैसे हमने NO2 ग्रुप लगाया, NO2 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। कैसे? क्योंकि देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, खींचेगा ऊपर से इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो सकता है। वो मैकेनिज्म के थ्रू भी मैं बहुत ज़्यादा क्लियर तुम लोगों को कर दूंगा। तो अभी इतना याद रख लो, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसने इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू किए, तो कंडीशंस थोड़ी हमें ईजी करनी पड़ी और आराम से रिएक्शन हो गई। उसके बाद हमने 2 ग्रुप्स लगा के देखे, ऑर्था पे और पैरा पे। फिर ऑर्थो पैरा पे हमने सारी पोजीशन पे लगा दिया, तो एक हमें मिला पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिए, यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या कॉज है इसके, कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हम लगा रहे हैं इसकी वजह से क्या हो जाता है। और दूसरी बात, अगर किसी के दिमाग में सवाल आया है कि सर मेटा पोजीशन पे आपने क्यों नहीं लगाया है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये दिमाग में सवाल आया है, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, तो उनको हम देखने वाले हैं कि मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं लगाते हैं और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों लगाते हैं। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, ये रहा हमारे पास Cl, ठीक है। अब Cl क्लोरोबेंजीन हमारे पास हो गया है। अब इसकी रिएक्शन करा दो तुम OH से, OH नेगेटिव हमारा, क्योंकि NaOH का काम क्या है, NaOH इज अ बेस। जैसे H2SO4 लेता है, उसका काम क्या है, H पॉजिटिव देना। NaOH बेस है, उसका काम है OH नेगेटिव देना। तो इसकी रिएक्शन करा दो OH नेगेटिव से। OH नेगेटिव को अटैक कराओ इस कार्बन पे, इस कार्बन पे जैसे अटैक कराओगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना और साइन पे कोई गड़बड़ नहीं करेगा। ये Cl आ गया, OH ने अटैक कर लिया तो OH भी आ गया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गया, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब रेजोनेंस चलेगा आगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, OH यहाँ पर डबल बॉन्ड, और इस बार नेगेटिव के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। फिर एक और रेजोनेंस चलेगा, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएंगे और ये वाला इस कॉर्नर पे, फिर से वही नेगेटिव के साथ 2 इलेक्ट्रॉन और ये Cl और ये हमारे पास OH। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ध्यान से, लास्ट स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आएंगे, डबल बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। तो ये वाला Cl बाहर, OH को मत कर देना बाहर, OH तो लेके आए हो ना, फिर फ़ायदा ही क्या है। तो ये बच गया OH और कौन बाहर हो गया, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये मैंने बनाया है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं बना है, ये तब की बात है, ठीक है। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने के बाद बात करता हूँ। तो ये रहा हमारे पास Cl और ये रहा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो मैंने लगाया हुआ है पैरा पोजीशन पे, क्लियर है। अब इसका हम रेजोनेंस बनाते हैं। पहले OH नेगेटिव का अटैक कराओ, कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे। तो जैसे कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा। तो ये Cl इसने अटैक करा, ये आ गया OH, ये और ये यहाँ पे कितना आ गया, नेगेटिव के साथ ये आ गया, और ये N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। नाइट्रोजन पे मैं प्लस भूल जाऊंगा तो आप लोग उसे ध्यान रखेंगे। अब रेजोनेंस की कहानी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गए यहाँ पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आए इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो देखो कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें होने जा रही हैं। अब OH तो दिल थाम के बैठे, डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, अब इस कॉर्नर पे आ गए जैसे यहाँ पे आए थे। यहाँ पे जुड़ा हुआ है N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब एक चॉइस तो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में चले जाएं एज इट इज़ जैसे ऊपर गए हैं। दूसरी चॉइस ये है कि ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जा सकता है कहाँ, नाइट्रोजन के पास। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक, तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, देखो यहाँ पे हमारे पास Cl है और एक क्या है, OH है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो यहाँ क्या बन गया, एक डबल बॉन्ड, N सिंगल बॉन्ड ऐसे ही था, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। ये वाला बॉन्ड भी कैसा हो गया, कुछ इस तरह का। देखो ध्यान से, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, डबल बॉन्ड बनने जा रहा है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर दिया, तो नाइट्रोजन पे प्लस का प्लस ही रह गया।
क्योंकि नाइट्रोजन के बॉन्ड अभी भी 4 हैं, तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया है। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया है, इसको आगे एज इट इज बढ़ाओ। जैसे यहाँ पे दिखाया है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता तो कहानी कुछ ऐसी होती, विथ नेगेटिव साइन, ये Cl और ये OH, और ये हमारे पास N डबल बॉन्ड O, और ये नेगेटिव विथ पॉजिटिव चार्ज। अब लास्ट स्टेप वही, ये गया और Cl बाहर। तो यहाँ से क्या हुआ है कि जैसा आप लोगों ने सुना होगा, हम सब जानते हैं कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि अब ये ग्रुप क्या हो गया, थोड़ा और अच्छा, ये चाहेगा कि ऐसा हो, क्योंकि अच्छे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये मैंने बताया है एग्जाम्पल सिर्फ किसके लिए, पैरा वाले के लिए। अब सोचो जब ये पैरा पे था तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ गया, अब अगर मैं यहाँ पर भी एक लगा दूं तो आपके पास दो ऑप्शन हो गया। आप कहोगे सर यहाँ से नेगेटिव अब उस नाइट्रोजन NO2 के पास भी जा सकता है, जो आप यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे भी जा सकता है, तो और स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट जिसमें पिक्रिक एसिड बनाया है यहाँ भी लगा दूँ, यहाँ भी लगा दूँ, यहाँ भी लगा दूँ, तो सब जगह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्लियर है, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ती है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी वजह से बढ़े, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर मैं डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं तो ये वाला स्टेप नहीं हो सकता। अगर डोनेटिंग ग्रुप होगा तो उसे चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन, वो कहेगा भाई मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, तू आगे बढ़, तो कोई भी नया स्ट्रक्चर बनने वाला नहीं है। क्लियर है इतनी बातें? कोई डाउट है तो बताओ यहाँ पर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं किसके बारे में, अब हम देखेंगे उस सवाल का जवाब जानने जा रहे हैं कि मेटा पोजीशन पे ऐसा क्या होता है, कि मेटा पोजीशन पे क्यों हम कह रहे हैं कि वो एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम नहीं करेगा। चलिए, तो ऊपर वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने इरेज नहीं किए हैं, मेटा पोजीशन से कंपेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ, थोड़ा जल्दी बनाते हैं। तो OH नेगेटिव का अटैक होगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ। तो क्या होगा जब ये यहाँ अटैक करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ आ जाएगा, ये Cl और ये OH। देखो थोड़ी सी कुछ नहीं, चलो करो। अब अच्छा, मेटा पोजीशन पे NO2 लेना था, मैं भूल गया बनाना। ये है डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। यहाँ पे है NO2 डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब दूसरा स्टेप बनाते हैं, Cl और ये OH, ये डबल बॉन्ड। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड बनने जा रहा है, और ये वाला यहाँ ब्रेक हो जाएगा, ये आ गया यहाँ पे। अब इस बात को ध्यान से सुनो, देखो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ तो यूज़ हो ही नहीं पाया, और ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जा सकता है ना, यहाँ कैसे जा सकता है। तो इसका मतलब मेटा पोजीशन पे वो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है। कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है भाई, अपने बगल में तो जा सकता है, वो यहाँ डबल बॉन्ड बना सकता है। ऐसे ये वाला यहाँ बना सकता था, लेकिन बॉन्ड हमें कहाँ चाहिए, डबल यहाँ, तब हम कहते हैं ना रेजोनेंस में जाएगा। इसका मतलब मेटा पोजीशन पे जो NO2 है डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब कोई भी नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ये मेटा पोजीशन पे कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम नहीं करता है। क्लियर हो गई मेरी बात? यहाँ से सारे डाउट्स तुम लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ से सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक बड़ा मेजर पोर्शन हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। हम लोगों ने जाना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, SN1, SN2। हमने देखा कि एल्काइल हैलाइड्स वो फेवर करते हैं, बट हमने देखा एराइल हैलाइड्स फेवर नहीं करते हैं। कुछ केसेस हैं जिसमें हम OH की हेल्प से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। काफ़ी हार्श कंडीशन हम लोगों को रखनी पड़ती है, फिर उसको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ के। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होंगे रिएक्शन उतनी इजीली हो जाएगी। तो बेसिकली हम मान के चलते हैं कि हमारे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना पसंद
नहीं करते, दिखाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक नया टॉपिक फिर स्टार्ट होने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। नोट्स बनाते रहें और रिवाइज करते रहें, और ऑर्गेनिक में प्लस, माइनस और लोन पेयर, ये तीनों चीज़ें अगर आप कहीं पर मिस्टेक करते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कटेंगे और आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें।